दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। मैं राजूराम बिरड़ा, स्टडी एट होम ड्राइवर ऐप पर। दोस्तों आज की हमारी क्लास है विशेष रूप से दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती को लेकर, और स्टडी एट होम हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, आप सभी जानते हैं। और इस ऐप के ऊपर आप डीपी ड्राइवर, दोस्तों डीपी ड्राइवर यानी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काम का है। आज इसमें हम कुछ ऐसे प्रश्न देखने को आपको यहाँ पर मिलेंगे जिन यहाँ पर प्रश्न तो 10 होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर 100 प्रश्न करवाऊंगा मैं। प्रश्न तो 10 होंगे लेकिन मैं आपको 100 प्रश्न करवाऊंगा, तो मज़ा आएगा आपको ये पढ़कर। तो आपको हर एक चीज़ को ध्यान से देखना है। आपको ये कमेंट में बताना है कि ये जो मैंने आपको आपके सामने स्क्रीन पेश की है, इसमें आपको ये अक्षर दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। तो दोस्तों आप अगर दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो कंप्लीट कोर्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी एट होम से दोस्तों, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए कथनों में से गलत कथन को आपको चुनना है। दोस्तों गलत कथन, सबसे पहली बात आपको इसको गोला कर देना है, यानी गलत कथन पूछा है। नंबर 1 पढ़ते हैं। वाहन पंजीकरण प्रथम बार 15 वर्ष के लिए एवं उसके पश्चात 5 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। नंबर 2 है निजी वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र 15 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। नंबर 3 है वाहनों की लोड सीमा या यात्री सीमा का उल्लेख चालक लाइसेंस पर लिखा हुआ होता है। नंबर 4 है नए वाहन खरीदने पर अस्थायी पंजीकरण अवधि 1 माह होती है। इस दौरान आप अपने वाहन का उपयोग है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप जल्द से जल्द इसका सही जवाब बताएं। इस प्रश्न में आपको गलत कथन पूछा है, यानी आपको इसमें से गलत कथन बताना है। ये जो 4 कथन है इनमें से गलत कौन सा है, ABCD। जो कथन गलत है उसका आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों। तो दोस्तों आपने कमेंट सेक्शन में आपका जवाब आ गया होगा, मैं आशा करता हूं आपने एक्टिव रहकर इसका कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दिया होगा। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि सबसे पहला जो ऑप्शन है इसमें बताया कि वाहन का पंजीकरण 15 साल के लिए जारी किया जाता है और 5 वर्ष के लिए उसके बाद में, यानी कि जब 15 साल हो जाते हैं उसके बाद में प्रत्येक 5 साल के लिए दोस्तों जारी किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी कि पहला कथन सही है और हमें पूछा है गलत। नंबर 2 निजी वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र दोस्तों 15 वर्ष के लिए जारी किया जाता है, ये भी दोस्तों कथन सही है। वाहन की लोड सीमा या यात्री सीमा का उल्लेख चालक लाइसेंस में नहीं दोस्तों, वाहन के पंजीकरण लाइसेंस में की जाती है। यानी कि आपके वाहन का लोड कितना होगा, इसमें आप कितनी सवारी बैठा सकते हैं, इसका उल्लेख चालक के लाइसेंस में नहीं होता। वाहन की जो लाइसेंस होता है, यानी कि वाहन का जो पंजीकरण प्रमाण पत्र होता है जिसे हम RC कहते हैं, उसमें दोस्तों इसका उल्लेख मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है, आपके हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर C इसका मतलब कि कथन सही नहीं है और गलत ही हमें पूछा गया है। नंबर 4 देखते हैं। नए वाहन खरीदने पर अस्थायी पंजीकरण अवधि 1 माह होती है, बिल्कुल सही बात है। इस दौरान आप अपने वाहन का उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल ये भी बात सही है, यानी आप वाहन का उपयोग भी कर सकते हैं और आपका दोस्तों जो है अस्थायी पंजीकरण 1 माह के लिए वैलिड होता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ फैक्ट आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, आप इन चीजों के बारे में आपको ध्यान रखनी है। यहां पर पंजीकरण प्रमाण पत्र के बारे में आ जाता है, यहां पर बात आती है RC की, बात आती है फिटनेस प्रमाण पत्र की और बात आती है दोस्तों टैक्स की। और दोस्तों ये तीनों की तीनों चीजें मैं आपको बता रहा हूं पर्सनल गाड़ी यानी कि निजी कार के बारे में। 1 मिनट, ठीक है, निजी कार के बारे में बता रहा हूं। तो आपको यहां पर यह ध्यान देना है कि भी जो मोटर कार होती है इसके लिए RC है वो दोस्तों 15 साल के लिए वैलिड होती है। फिटनेस प्रमाण पत्र है वो नए वाहन के साथ में 15 साल के लिए जारी किया जाता है। टैक्स भी दोस्तों यहां पर 15 साल के लिए एक साथ काट लिया जाता है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों प्राइवेट व्हीकल्स, निजी गाड़ियां, निजी वाहनों के लिए, छोटी गाड़ियां जो होती है जिनका उपयोग हम पर्सनल करते हैं, न कि कॉमर्शियल। तो ये तो हो गई बात कि RC 15 साल के लिए, फिटनेस भी 15 साल के लिए, टैक्स भी 15 साल के लिए। अब मैं बात करता हूं RC 15 साल के बाद में 5 साल के लिए जारी की जाती है। तो दोस्तों फिटनेस भी दोस्तों जितना RC होगा उतना ही फिटनेस किया जाएगा, उतना ही दोस्तों टैक्स आपका काटा जाएगा। तो ये 6% आपको यहां पर सीखना है और दोस्तों इनको नोट कर लेने हैं, यानी कि RC, फिटनेस, टैक्स निजी गाड़ियों के लिए 15-15 साल के लिए होते हैं और इसके बाद में जब दोबारा से हम रिन्यू करवाते हैं तो इनको 5 साल के लिए वो जारी किया जाता है। दोस्तों यहां पर आप 5 साल के लिए मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर गाड़ी की कंडीशन सही नहीं है तो दोस्तों जरूरी नहीं ये जारी किया जाए। गवर्नमेंट या जो परिवहन विभाग है कभी भी रिकॉल कर सकती है, वापस है वो मंगवा सकती है वाहन को, अगर आपका वाहन सही ढंग से काम है वो नहीं करता है तो दोस्तों, ठीक है। तो आपको यहां पर है ये इन चीजों का ध्यान में वो रखना है। आगे मैं बात करता हूं, कुछ चीजें आपको यहां पर मैं और बताना चाहूंगा।
ठीक है, पेन ये रेडी ठीक रहेगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैंने ये तो बता दिया आपके प्राइवेट व्हीकल्स के लिए भी इतना होता है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कॉमर्शियल व्हीकल के लिए। कॉमर्शियल व्हीकल के लिए दोस्तों आरसी होता है, फिटनेस होता है और आपका टैक्स होता है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आरसी दोस्तों यहाँ पर भी 15 साल के लिए होगी, फिटनेस दोस्तों यहाँ पर प्रथम बार 2 साल के लिए होगा। लेकिन दोस्तों हाँ दोस्तों, यहाँ पर आरसी 15 साल के लिए हो जाएगी, फिटनेस आपका 2 साल के लिए हो जाएगा प्रथम बार के लिए, और टैक्स है वो आपका प्रत्येक साल यहाँ पर भरना होगा। टैक्स है कॉमर्शियल व्हीकल का आपको हर साल है वो भरना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। आरसी रिन्यूअल दोस्तों 5 साल के लिए दोबारा से 15 साल बाद में किया जा सकता है। फिटनेस प्रमाण पत्र दोस्तों इसके बाद में प्रत्येक साल किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रत्येक साल। और टैक्स है वो प्रत्येक साल यहाँ पर आपको है वो देना पड़ेगा, प्रत्येक साल जितना आप आगे बढ़ाओगे बढ़ा सकते हैं। और फिटनेस प्रमाण पत्र है वो भी दोस्तों आगे एक साल ये वो चलने वाला है। तो यहाँ पर आपको कॉमर्शियल और निजी व्हीकल के लिए मैं दोस्तों 6+6 12 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब आपको मैं एक चीज यहाँ पर और बताना चाहूंगा दोस्तों, जो यहाँ पर बात आई थी, क्योंकि पर्सन में अस्थायी व्हीकल्स के लिए, अस्थायी पंजीकरण के लिए, तो अस्थायी पंजीकरण के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। यानी कि अस्थायी पंजीकरण क्या होता है? आप न्यू व्हीकल खरीदते हैं तो ही दोस्तों इसका उपयोग किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। दूसरी बात, इसका उल्लेख जो मोटर व्हीकल एक्ट है धारा 43 में किया गया है। तीसरी बात, इसकी वैलिडिटी है वो 1 माह के लिए होती है। लेकिन इसके साथ ही कंडीशन ये होती है कि आपने अस्थायी पंजीकरण करवा लिया है तो इसके बाद में आपको 7 दिन के भीतर स्थायी पंजीकरण के लिए दोस्तों आवेदन करना पड़ेगा। दोस्तों इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, 7 दिनों के भीतर स्थायी पंजीकरण के लिए आप आवेदन कर चुके होंगे, ये कंडीशन आप पर अप्लाई होगी दोस्तों। ठीक है, आगे मैं बात करना चाहूंगा, ये जो अस्थायी पंजीकरण होता है, इस प्रकार की कोई कंडीशन आ जाए कि भी जैसे भूकंप, बाढ़ आ जाए, कोई आपदा आ जाए, आपातकालीन स्थिति आ जाए, परिवहन विभाग भी दोस्तों किसी कंडीशन में मतलब कि स्थायी पंजीकरण जारी नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में इस 1 माह की अवधि को अस्थायी पंजीकरण को अधिकतम 1+1 यानी 2 बार आगे और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये थी अस्थायी पंजीकरण के बारे में बात। अब मैं बात कराता हूं दोस्तों, यहां पर करता हूं, यहां पर अगर व्हीकल रजिस्ट्रेशन यानी कि आरसी की बात आ गई है तो यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको। आरसी के बारे में यह लिखा गया है कि आपको धारा 39 क्या कहती है, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 39 कहती है कि आपके वाहन की आरसी होनी चाहिए। दोस्तों आपके वाहन का पंजीकरण है वो प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं, किसका? धारा 39 का, और धारा 39 के तहत आप दोस्तों पंजीकरण नहीं करवाते हैं तो धारा आप पर 192 में लगाई जाती है। कौन सी धारा लगाई जाती है? धारा 192। और धारा 192 के तहत आपके ऊपर दोस्तों 2000 से लेकर 5000 तक का जुर्माना है आप पर लगाया जा सकता है। साथ ही दोस्तों दूसरी बार अगर आप अपराध करते हैं तो दूसरी बार के लिए 5000 से यहां पर 10,000 तक का जुर्माना, साथ ही दोस्तों आपको 1 वर्ष का जो है कारावास की सजा भी है वो मिल सकती है। तो ये दोनों बार का आपको याद रखना है भी। आरसी आपने नहीं बनाया, आरसी का उल्लेख धारा 39 में है, आरसी 39 के तहत आपको बनानी जरूरी है, और नहीं बनाते हैं तो आरसी नहीं बनाने के चक्कर में धारा 192 लागू होती है, और इसके तहत आपको जुर्माना क्या है मैंने आपको बता दिया है। अब मैं दोस्तों यहां पर एक चीज और बताता हूं भी। हमने पढ़ा 192 धारा किसके संबंध में है दोस्तों? आरसी नहीं बनाना। लेकिन धारा 192 बी भी है। धारा 192 बी क्या है? अगर भी धारा 192 आरसी का है तो धारा 192 बी भी आरसी का है, तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? पहली बात तो मैं आपको यह बता देता हूं कि जो धारा 192 है इसके तहत जुर्माना किस हिसाब से लगाया जाता है। यानी कि आपने अपनी आरसी को झूठे दस्तावेजों से बना लिया, मिथ्या यानी कि झूठ बोलकर गलत कागज देकर आपने इसको जारी करवा लिया है, या आप किसी दूसरे व्हीकल पर आप इसे लगा लेते हैं, किसी दूसरे व्हीकल पर आप इसे स्टेब्लिश करवा लेते हैं, या दोस्तों यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा आप किसी मतलब कि इसको तोड़ मरोड़ कर इसको काम में लेते हैं, तोड़ मरोड़ कर काम में लेते हैं, नंबर चेंज कर लेते हैं, जो भी करते हैं, तो दोस्तों यहां पर धारा 192 बी लगती है। धारा 192 बी यानी कि मिथ्या हो गया, मिथ्या यानी गलत। और दोस्तों अगर तोड़ना हो गया, तोड़ फोड़ हो जाएगी, तोड़ना लिख देता हूं मैं। गलत उपयोग करना, गलत व्हीकल के ऊपर लगा के गलत उपयोग में आ रहे वाहन पर आपके नंबर लगाकर इसका प्रयोग करना, इस प्रकार की धारा 192 बी है, और इसके तहत तो जुर्माना होता है वो दोस्तों। अगर वर्तमान में आप सबको पॉलिसी 2 प्रकार की है, एक तो 15 साल के लिए एक साथ टैक्स जमा कराते हैं, ये होता है पर्सनल गाड़ियों के लिए। एक होता है दोस्तों प्रत्येक साल जमा होता है।
तो अगर आपकी गाड़ी पर्सनल गाड़ी है तो यहाँ पर 15 का यानी कि आपका 33% इसका टैक्स है, आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। 15 साल में जो आपने कराया है इसका 33% आपको निजी गाड़ी होने पर जमा कराना है। लेकिन कॉमर्शियल व्हीकल है तो यहाँ पर दोस्तों 5 गुना दोस्तों जितना टैक्स है उसका 5 गुना टैक्स आपको यहाँ पर है भरना पड़ेगा। या तो 33% है निजी व्हीकल्स के लिए, कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए 5 गुना है। तो आप इन दोनों में अंतर करना है, इन दोनों में फर्क कुछ भी नहीं है। माना कि 1 साल का 1000 जुर्माना है, 1 साल का 1000 रुपये टैक्स है, तो आपकी निजी गाड़ी है तो इसका निजी गाड़ी का मतलब टैक्स 15,000 हो गया। 15,000 गुना 33% करते हैं तो बराबर कितने आते हैं, मतलब कि 5,000 रुपये टैक्स लगे आपके। यही 1,000 अगर कॉमर्शियल गाड़ी है, 1,000 माह का है, सॉरी 1 साल का है और 5 साल का 5 गुना लगता है तो यानी 5,000 ये होते हैं, यानी कि बराबर है। कैलकुलेशन एकदम सेम बैठ रही है दोनों में। तो ये तो थी दोस्तों पहले पर्सन के बारे में, आपको कुछ मैंने बातें आपको बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों आप इन सब चीज़ों को आप नोट पेन कॉपी में लिखिए, तभी दोस्तों मजा आएगा और आप सीखोगे। अब मैं अगले प्रश्न पर चलता हूं। प्रश्न कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्रश्न संख्या 2 है, व्यावसायिक वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है। व्यावसायिक वाहन के लिए दोस्तों यहां पर बात आई है। नंबर 1 है 18 वर्ष व 1 साल का हल्का मोटर वाहन लाइसेंस। नंबर 2 है 21 वर्ष व 2 साल का हल्का मोटर वाहन लाइसेंस, 20 वर्ष व 1 साल का हल्का मोटर वाहन लाइसेंस और 16 वर्ष व 5 साल का अनुभव। तो दोस्तों इसका कमेंट सेक्शन में आप सही जवाब है मुझे बताएंगे। बाद में मैं आपको सब चीज़ें आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। सभी जो स्टूडेंट्स है इसका सही जवाब है कमेंट सेक्शन में देंगे। जो सही जवाब आपको लग रहा है कि भी ये जवाब इसका होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब है जरूर देवें। साथ ही दोस्तों अपना नाम भी लिखें। कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो डाउट्स भी लिखें ताकि हम इसमें सुधार कर सकें। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा देखें, व्यवसायिक यानी कि कॉमर्शियल व्हीकल्स की यहां पर बात हो रही है। तो सभी को पता है व्यवसायिक वाहन के लिए दोस्तों उम्र 20 साल चाहिए होती है, प्लस में 1 साल का LMV लाइसेंस का एक्सपीरियंस भी आपके पास में होना चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी 20 वर्ष व 1 साल का हल्का मोटर वाहन लाइसेंस सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। काफी स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आपके सामने इस प्रश्न को घुमा के पूछा जा सकता है। आपको पूछा जा सकता है बिना गियर वाली गाड़ी, बिना गियर की गाड़ी आपको पूछा जा सकता है, बिना गियर की गाड़ी पूछा जा सकता है, 50 सीसी से कम की गाड़ी का पूछा जा सकता है। दोनों ही कंडीशन में आपको 16 वर्ष आपको करना है। 16 वर्ष भी बना सकता है, लेकिन 16 वर्ष के साथ में मदर या फादर इन दोनों की सहमति या दोनों में से एक की सहमति पत्र होगा कि भी मेरा बच्चा गाड़ी चलाएगा और गिर गया और हाथ पे टूट गया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी। किसकी, गवर्नमेंट की। दोस्तों नहीं होगी, यही तो सहमति है, गवर्नमेंट की नहीं होगी, माता पिता की होगी। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर बिना गियर की 50 सीसी की बात आ जाए तो यहाँ पर आप 16 वर्ष जवाब करेंगे। बात आ जाए 35 सीसी से कम की तो दोस्तों लाइसेंस की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। यह भी आप ध्यान रखना है। 35 सीसी से अगर कम का कोई व्हीकल है तो दोस्तों लाइसेंस की DL की आवश्यकता है वो नहीं पड़ेगी। दोस्तों क्या पड़ेगी, DL की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मैं बताता हूं का नाम आ जाए विदाउट गियर WG यानी विदाउट गियर MC आ जाए तो 16 हो जाएगा। आपके मोटर कार का उल्लेख आ जाए, मोटर कार नाम आ जाए तो यहां पर आपको 18 वर्ष करना है। ठीक है। यहां पर कॉमर्शियल व्हीकल आ जाए, कॉमर्शियल व्हीकल आ जाए तो यहां पर 20 वर्ष करने हैं। तो इन तीनों में अंतर करना है। अब ये तीनों में अंतर कैसे करेंगे, एक तो आ गया विदाउट गियर 16 साल हो गई, मोटर कार का उल्लेख आ गया जिनका उपयोग हम खुद के लिए करते हैं, पर्सनल यूज के लिए जो गाड़ियां होती है इनके लिए 18 साल होती है। अब ये जो कॉमर्शियल है ये बहुत अच्छा शब्द है। अब इनके बारे में मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहूंगा। इसको सबसे पहले तो जानते हैं वाणिज्यिक नाम से, इसको वाणिज्यिक नाम भी दिया गया, यानी कि वाणिज्य किसे कहते हैं, उद्योग धंधों में काम आना। नंबर 2 इसको कॉमर्शियल भी कहा जा सकता है, कॉमर्शियल के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं। कॉमर्शियल व्हीकल का भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नंबर 3 आपको सार्वजनिक स्थान का भी पूछा जा सकता है कि भी सार्वजनिक स्थान पर काम में लेने वाला। नंबर 4 आपको पब्लिक प्लेस भी कहा जा सकता है, पब्लिक प्लेस भी आपके यहाँ पर शब्द है वो आ सकता है, या आ सकता है दूसरों को सर्विस देना, दूसरों को आप अगर सर्विस देते हैं उसका भी आ सकता है, दूसरों की सवारियों को ढोना, दूसरों का माल का वहन करना, किसी भी प्रकार से सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ का वहन करना,
सार्वजनिक का मतलब है पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस पर सेवाएं कौन देगा? यानी कि जिसको पैसे कमाने हैं, पैसों के चक्कर में, जो पैसे कमाने के चक्कर में गाड़ी चलाएगा वो दोस्तों हमेशा 20 साल की उम्र से बड़ा व्यक्ति होगा। ये आपको ध्यान में है रखना है दोस्तों। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, वर्तमान में हम पहले कह देते थे LMV और HMV, लेकिन अब ये HMV कैटेगरी को समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। और अब जो भी रिन्यू होगा, जो भी लाइसेंस रिन्यू होगा HMV का, उस पर दोस्तों नाम आएगा ट्रांस। क्या आएगा दोस्तों? ट्रांस। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ट्रांस का मतलब ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया यानी कि हैवी लाइसेंस। दोस्तों मैंने ये ट्रांसपोर्ट शब्द और नहीं बताया, यानी कि यहाँ पर कितने शब्द आ गए? वाणिज्यिक आ गया 1 नंबर। नंबर 2 यहाँ पर ट्रांस यानी कि ट्रांसपोर्ट आ गया। नंबर 3 पब्लिक प्लेस आ गया। ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा कौन सा बच गया? कॉमर्शियल आ गया, COM, कॉमर्शियल आ गया। और ये और कौन? वाणिज्यिक हो गया, कॉमर्शियल हो गया, सार्वजनिक स्थान आ गया, ये सार्वजनिक। देखो ये 5 नाम यहां पर आ रहे हैं। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी मैं एक आपको बात बता देना चाहता हूं भी, इनमें अंतर क्या है, सार्वजनिक का मतलब क्या है। सार्वजनिक स्थान वह होता है जहां पर हम किसी दूसरे को सेवाएं प्रदान करते हैं। सार्वजनिक यानी एक आम गुआड़, एक आम स्थान जहां पर हम जाकर दूसरों के लिए सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। जैसे हम केले का ठेला लगा दें, सब्जी का ठेला लगा लें, गाड़ी खड़ी कर दें, टेम्पू ले लें, जिससे कि लोग आएंगे और हमें किराए पर ले जाएंगे, तो वो होता है सार्वजनिक स्थान। तो दोस्तों अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं। प्रश्न संख्या हमारा 3 है। नीचे दिए गए फॉर्म नंबर और उसके उपयोग के संबंध में गलत कथन आपको बताना है। गलत बताना दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि यहां पर आपको गलत कथन बताना है। फॉर्म नंबर 4A अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस के लिए आवेदन। फॉर्म नंबर 6A लाइसेंस में श्रेणी जोड़ना। फॉर्म नंबर 9 लाइसेंस रिन्यू के लिए आवेदन। फॉर्म नंबर 1 चिकित्सा का स्व घोषणा पत्र। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप अपना सही जवाब यहां पर बताएंगे। सभी स्टूडेंट्स, सभी मेरे जो प्रिय मित्र है, प्रिय दोस्तों, आप सभी कमेंट सेक्शन में अपना सही जवाब है वो कमेंट करें। मैं वेट कर रहा हूं आपका। तो दोस्तों मैं इसका जवाब बता देता हूं। सबसे पहले 4A है, इसका उपयोग बिल्कुल सही है यहां पे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाता है। फॉर्म नंबर 6A कोई फॉर्म नहीं है, यानी कि श्रेणी जोड़ने का नहीं है, मतलब कि ये सही जवाब B हो जाएगा। फॉर्म नंबर 9 का प्रयोग हम दोस्तों रिन्यू के लिए करते हैं, सही बात है। फॉर्म नंबर 1 का प्रयोग चिकित्सा प्रमाण पत्र, यानी कि यहाँ पर चिकित्सा शब्द आ सकता है, यहाँ पर फिटनेस शब्द आ सकता है, फिटनेस भी दोस्तों शब्द आ सकता है। फिटनेस का सेल्फ सर्टिफिकेट यानी कि स्व घोषणा पत्र। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यानी कि स्व घोषणा यानी कि व्यक्ति स्वयं उस पर हस्ताक्षर करके देगा तो वो मान्य होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, फॉर्म नंबर 6A लाइसेंस में श्रेणी जोड़ना। क्योंकि दोस्तों श्रेणी जोड़ने का जो फॉर्म होता है वो फॉर्म नंबर 8 होता है। अभी मैं सभी फॉर्मों के बारे में आपसे बात करता हूं। नंबर 1 जो फॉर्म है अभी मैंने बताया स्व घोषणा का होता है। किसका होता है दोस्तों? स्व घोषणा का होता है। फॉर्म नंबर 1A होता है डॉक्टर से चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाते हैं, चिकित्सा प्रमाण पत्र डॉक्टर से बनवाते हैं। फॉर्म नंबर 2 है दोस्तों, फॉर्म नंबर 2 में आप क्या करते हैं दोस्तों, इसमें आप आवेदन करते हैं लर्निंग के लिए, लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं। क्या करते हैं? फॉर्म नंबर 2 में लर्निंग के लिए आवेदन करते हैं। फॉर्म नंबर 3 में लर्निंग लाइसेंस जारी किया जाता है। क्या किया जाता है? लर्निंग लाइसेंस जारी किया जाता है। फॉर्म नंबर 4 होता है दोस्तों, फॉर्म नंबर 4 में DL के लिए आप आवेदन करते हैं, वो चाहे LMV हो चाहे HMV हो, दोस्तों कोई सा भी हो सकता है। फॉर्म नंबर 5 होता है जिसमें ड्राइविंग स्कूल है, वो दोस्तों आपको एक अनुभव प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट बनाकर देती है कि भी इस स्टूडेंट्स ने मेरे पास में सीखा है, यानी कि गाड़ी चलाना सीखा है। फॉर्म नंबर 6 में दोस्तों DL को जारी किया जाता है। आपका DL चाहे LMV हो चाहे HMV हो, दोस्तों आपका जो DL है वो फॉर्म नंबर 6 में जारी किया जाता है। फॉर्म नंबर 7 में दोस्तों ये DL है वो स्मार्ट कार्ड के रूप में आपको जारी किया जाता है। फॉर्म नंबर 8 दोस्तों यहाँ पर एड, यानी कि आप कोई कैटेगरी जोड़ते हैं, LMV से HMV बनवाते हैं। फॉर्म नंबर 9 है रिन्यू, यानी कि आप इसका नवीनीकरण करवाते हैं। इस प्रकार से ये फॉर्म संख्या होती है। तो आप सभी इसको सीख लिए होंगे। प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। आपने दिल्ली में शिक्षार्थी लाइसेंस प्राप्त किया तो अब आप स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। शिक्षार्थी लाइसेंस यानी आपने दिल्ली से लिया है तो अब आप कहाँ बनवा सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 केवल दिल्ली में, भारत में किसी भी राज्य में, 6 माह तक केवल हिमाचल में, और बाद में भारत में कहीं पर भी बिना लर्निंग लाइसेंस के भी स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो सही जवाब कमेंट करना है दोस्तों, सही जवाब है वो कमेंट सेक्शन में आप बताएं, मैं वेट कर रहा हूं।
स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं लगातार, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप दोस्तों। इसका सही जवाब होगा केवल दिल्ली में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि केवल दिल्ली में। दोस्तों मैं बता देता हूं अब इसकी कंडीशन क्या होती है, यानी कि आप लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कहां कर सकते हैं और इसका क्या नियम है, इसके बारे में मैं आपको यहां पर बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात है यानी कि लर्निंग लाइसेंस एल से बताऊंगा मैं आपको। इसका उल्लेख MVA की धारा 8 में उल्लेख इसका किया गया है। और दोस्तों इसकी जो जारी किया जाता है वो पहले बता देता हूँ इसके लिए आवेदन आप कहाँ करेंगे। आवेदन करने के लिए दोस्तों आपके पास में क्या होना चाहिए, या तो एक तो फॉर्म नंबर 1 होगा या 1A होगा। एक होगा LMV लाइसेंस के की स्थिति में, और 1A होगा दोस्तों आपका हेवी लाइसेंस के आवेदन के, लर्निंग के लाइसेंस के लिए दोस्तों। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आवेदन कहाँ पर कर पाएंगे आप आवेदन कहाँ पर कर पाएंगे। आवेदन आप कर सकते हैं अपने निवास स्थान पे। सबसे पहली बात, आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं, या आप जहां पर कारोबार करते हैं, जहां पर दोस्तों आप कारोबार करते हैं वहां पर भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। यहां पर जहां आप गाड़ी ड्राइविंग करना सीखना चाहते हैं वहां पर भी आप इसमें दोस्तों आवेदन कर सकते हैं, या आप जहां पर नौकरी करते हैं दोस्तों वहां पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है, क्योंकि दोस्तों यहां पर क्या होता है, यहां पर स्टेट वाइज या जो भी जितने भी राज्य हैं इन सब में जो आपका LL होगा इसकी फीस को लेकर अनियमितता है। इस फीस की अनियमितता को लेकर दोस्तों यहाँ पर है, आप जिस क्षेत्र में जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे आपको वहीं पर दोस्तों है क्या करना पड़ेगा, आपको गाड़ी उसी क्षेत्र में सीखनी है दोस्तों। उसकी बात दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर भी ये कंडीशन ये होती है कि भारत में कहीं पर भी आप है वो कि इसका प्रयोग कर सकते हैं, कहीं पर भी बना सकते हैं, तो दोस्तों ये 4 शब्द नहीं आते। अगर 4 शब्द आए, निवास स्थान आ गया, एक तो आ गया निवास स्थान, एक कारोबार आ गया, एक ड्राइविंग जो स्कूल होती है वहाँ आ गया, और एक नौकरी का स्थान आ गया। ये 4 स्थान आने का मतलब यही है कि आप इसका प्रयोग वहीं करेंगे जहाँ से आप इसे जारी करवाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है, जहाँ पर आप आवेदन करते हैं, जहाँ पर आपने आवेदन किया है दोस्तों वही जो RTO है या DTO है दोस्तों इसको जारी कर सकता है। अब DTO और RTO में अंतर बता दूंगा, मैं बाद में बताऊंगा। वहीं पर आप इसके लिए स्थायी लाइसेंस के लिए आप आवेदन है वो कर पाएंगे, ये भी नियम है। तो इसका मतलब सीधा सा मतलब ये निकलता है, अभी आप आवेदन कहाँ कर पाते हैं, निवास स्थान, कारोबार, नौकरी या ड्राइविंग स्कूल जहाँ पर है, अगर आप वहां पर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों बनाकर वही देगा जिसने LL जारी किया है, वही DL बना के देगा। तो सीधी सी बात है, आप इसका प्रयोग भी दोस्तों कहां कर पाओगे, केवल उसी क्षेत्र में कर पाओगे दोस्तों। यह है दोस्तों स्टेट वाइज जो पॉलिसी है इनमें अनियमितता के कारण। अब मैं आपको बताता हूं कि भी जो DL के संबंध में आप गाड़ी चलाते हैं, आपके पास में DL है और आप गाड़ी सीख रहे हैं, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों सबसे पहली है, आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, यानी ड्राइविंग L या DL यानी ड्राइविंग लर्निंग, यानी आप ड्राइविंग सीख रहे हैं। अगर आप गाड़ी सीख रहे हैं तो आपकी गाड़ी है वो दोस्तों जो आप जिस श्रेणी के लिए आपने लाइसेंस बनाया है उसी श्रेणी का आपके पास में वाहन होना चाहिए। पहली बात, वाहन है उसी श्रेणी का होना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपके पास साथ में एक ट्रेनर होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, ट्रेनर होना जरूरी है, जिसके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस हो दोस्तों। क्या हो, 5 साल का उसके पास में अनुभव होना चाहिए। तीसरी बात दोस्तों, आप सार्वजनिक सड़कों पर दोस्तों यातायात को बाधित नहीं कर सकते। लर्निंग करने के लिए सार्वजनिक जो सड़कें हैं यातायात को बाधित है वो नहीं कर सकते, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों आप है NH पर, SH पर और डिस्ट्रिक्ट रोड जो होती है इन पर गाड़ी नहीं सीख सकते दोस्तों। इन पर आप गाड़ी है लर्निंग लाइसेंस से नहीं चला सकते, इस बात का भी आपको ध्यान में है वो दोस्तों रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप गाड़ी ड्राइविंग कि आप लर्निंग लाइसेंस से अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी है उस पर दोस्तों एक L आकार का, एक दोस्तों क्या होगा, L आकार का दोस्तों एक बोर्ड लगा होगा। इस बोर्ड के अंदर आपको L बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों, L बनाना है, जैसा कि मैंने बनाया है। यहाँ पर जो आपका जो बोर्ड होगा दोस्तों, इस बोर्ड का कलर कैसा होगा, बोर्ड का कलर आपके सफ़ेद होगा। कैसा होगा दोस्तों, मैं दोस्तों सफ़ेद ही बनाता हूँ इसका, ये सफ़ेद बोर्ड हो गया, सफ़ेद बोर्ड होगा और इसके अंदर L बनाया होगा लाल कलर में, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर अब एल का आकार क्या होगा? पहली बात तो है इस बोर्ड का आकार होगा 18 गुणा 18, यानी कि चारों ओर से 18/18 का होगा, ठीक है। दूसरी बात है इस एल की जो लंबाई है, एल की लंबाई यहाँ पर आपकी 10 सेंटीमीटर होगी, यहाँ पर चौड़ाई इसकी 9 सेंटीमीटर होगी, इसकी मोटाई यहाँ पर 2 सेंटीमीटर होगी। इस जो एल है इसका कलर रेड होगा और दोस्तों जो बैकग्राउंड है इसका कलर वाइट होगा। कैसा होगा? तो दोस्तों इस एल का जो कलर है कैसा होगा दोस्तों? इसका होगा वाइट, WHITE वाइट। इन शब्दों में, इन जानकारी में अगर आपको 1% भी अगर डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल डाउट आपका पूरा क्लियर करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। ये एकदम 100% जो ऑथेंटिकेट जो जानकारी है मैं आपके सामने रख रहा हूं। कुछ यूट्यूबर है दोस्तों यहाँ पर आपको भ्रमित कर सकते हैं, सही जानकारी के अभाव में आपको भ्रमित कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको अलग जानकारी दी जा सकती है, लेकिन मैं बता देता हूँ DSSB का जो एग्जाम हुआ था इसमें दोस्तों ये चीज़ें पूछी जा चुकी है। बोर्ड का आकार पूछा जा चुका है, बोर्ड का आकार 18/18 का होता है। कलर पूछा जा चुका है, रेड होता है। एल की लंबाई जो हाइट होती है वो पूछी जा चुकी है, चौड़ाई भी पूछी जा चुकी है, मोटाई अभी तक दोस्तों नहीं पूछी गई है, मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। तो यहां पर ये सारी की सारी चीजें आपको मतलब पहले एग्जाम में पूछी जा चुकी है। यहां पर दोस्तों जो ये एल होगा वो व्हीकल के आगे भी होगा और पीछे भी होगा। क्या होगा दोस्तों? आगे और पीछे दोनों साइड में ये दोस्तों लगा होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, नीचे दिए कथनों में से गलत कथन कौन सा है ये बताना है। नंबर 1 है इंजन में पिस्टन पिन की संख्या 3 होती है, पिस्टन पिन की संख्या। नंबर 2 है इंजन में 2 कंप्रेशन रिंग होती है, बिल्कुल सही है। सबसे नीचे ऑयल रिंग लगी होती है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही है, ये तो हो नहीं सकता, यानी उपरोक्त सभी तो सही है नहीं, एक तो गलत पक्का है और गलत कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सही जवाब वो कमेंट करें, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। 5 सेकंड आपके पास में टाइम है और मैं सभी से आशा करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर देंगे। तो दोस्तों आपने कमेंट जरूर किया, काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें कमेंट कर रहे हैं, काफ़ी लोग हैं इसका सही जवाब भी दे रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इंजन में पिस्टन पिन की संख्या 3 होती है दोस्तों। एक होती है पिस्टन पिन, एक होती है पिस्टन रिंग, यानी कि PP और PR। पिस्टन पिन को हम दोस्तों गजन पिन और रिस्ट पिन, 1 मिनट, रिस्ट पिन के नाम से भी जानते हैं, पिस्टन पिन के भी नाम से भी जानते हैं। ये इसके 3 नाम है। क्या नाम है? गजन, रिस्ट और पिस्टन। ये तो हो गई पिस्टन पिन। और एक होती है पिस्टन रिंग, जो कि आपका जो पिस्टन होता है पिस्टन के ऊपर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लगाई जाती है। यहाँ पर आपके 3 रिंगें लगी रहती है। इनमें से दोस्तों ऊपरली 2 है वो तो दोस्तों होती है कंप्रेशन रिंग C, और एक नीचे वाली होती है ऑयल रिंग। तो कुल मिलाकर अगर आपको यहाँ पर नंबर पूछे यानी कि संख्या पूछे दोस्तों, संख्या पूछे तो आपको संख्या 3 बतानी है। प्रकार पूछे तो प्रकार 2 ही होंगे। प्रकार 2 कौन कौन से? एक तो कंप्रेशन रिंग और एक है ऑयल रिंग, ठीक है। ये 2 प्रकार होते हैं, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। लेकिन यहाँ पर कथन A इसका सही जवाब है, क्योंकि पिस्टन पिन क्या होती है? आपका माना कि ये आपका ये क्या है? पिस्टन है। पिस्टन के यहाँ पर एक आई होल बनाया गया है, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बना के दिखाऊंगा। ये आई होल है, इसके यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ से नीचे मतलब कि ये कनेक्टिंग रोड है, और यहाँ पर कनेक्टिंग रोड है वो दोस्तों किससे जुड़ी हुई है? इस क्रैंक से जुड़ी हुई है, क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी हुई है। और ये दोस्तों है आपका पिस्टन और ये है दोस्तों आपकी कनेक्टिंग रोड। तो जो दोस्तों ये आई होल है, इस आई होल पर जो पिन लगाई जाएगी वो दोस्तों क्या होती है? पिस्टन पिन होती है, या गजन पिन होती है, या रिस्ट पिन होती है। रिस्ट को दोस्तों अंग्रेजी में WRIST इस हिसाब से लिखा जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब मैं दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। यहाँ पर आपके सामने तकनीकी समस्या के कारण मेरा जो चित्र था वो भाग गया है। मैं दोबारा से सटासट इसको बनाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर ये आई होल हो गया और यहाँ पर ये आपका कनेक्टिंग रोड होगी, यहाँ पर ये केम शाफ्ट हो गई, क्रैंक शाफ्ट हो गई। ये तो आ गई क्रैंक, ये C और ये P यानी पिस्टन। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये पिस्टन पिन है, ये पिस्टन पिन किन को जोड़ रही है दोस्तों? ये जोड़ रही है पिस्टन को और इस कनेक्टिंग रोड को। इन दोनों को दोस्तों ये पिन है वो जोड़ रही है कौन? पिस्टन पिन, यानी कि PP, या गजन पिन या रिस्ट पिन भी कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब आपको समझ में आ गया होगा और आपको इस प्रश्न का जवाब आने भी लगा होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। यही प्रश्न देखो मिला हुआ है, गजन पिन किन को आपस में जोड़ती है? गजन पिन। अब इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में पक्का बताएंगे, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। चलो आपके पास में 5 सेकंड का टाइम है, काफ़ी अच्छा खूब सही जवाब दे रहे हैं आप।
सही जवाब आपको देना चाहिए। इतनी अच्छी तैयारी अगर आप कर रहे हैं, अगर आपको दिल्ली पुलिस में जॉब चाहिए तो दोस्तों आपको ये करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप हमारा कंप्लीट जो सिलेबस जो कोर्स है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके सामने नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आप इनसे संपर्क करके स्टडी एट होम जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको मतलब कि डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके दोस्तों यहाँ पर आप कंप्लीट कॉम्बो कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपके पास में मात्र आपको 399 रुपये का पेमेंट है आपको करना है, जिसमें आपको सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी। कंप्लीट सिलेबस बेस्ड जो दोस्तों वीडियो क्लास है, वीडियो क्लास मिल जाएगी। कंप्लीट सिलेबस की जो आपकी यहाँ पर पीडीएफ क्लास है, क्लास वाइज पीडीएफ वो मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों डेली का एक डेली टेस्ट आपको यहाँ पर मिलता है, यानी कि डेली का एक टेस्ट हम आपको यहाँ पर देते हैं, ये मिल जाएगा। आपको हमारी कंप्लीट सिलेबस की बुक है 99 रुपये की, वो मिल जाएगी। 49 की दोस्तों यहाँ पर आपको जो ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू बुक मिल जाएगी। 49 का दोस्तों साथ में यहाँ पर आपको पुरानी भर्तियों के पेपर है वो भी साथ में मिल जाते हैं। ये होता है कंप्लीट कॉम्बो कोर्स। तो कंप्लीट कॉम्बो कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। कंप्लीट कॉम्बो कोर्स नहीं है ये, पूरे स्टडी एट होम का दोस्तों एक्सिस है। क्या है? एक्सिस है, यानी कि स्टडी एट होम के पास में जितना भी है वो सारा सब कुछ आपको यहाँ पर मात्र 399 रुपये में मिलता है। हम बार बार आपसे पैसे नहीं लेना चाहते, हमें अच्छा नहीं लगता, तो आप केवल एक बार पेमेंट करें और कंप्लीट कॉम्बो कोर्स को ज्वाइन करें। अभी ऑफर में है, अब इसकी प्राइस है क्योंकि कंप्लीट कॉम्बो है तो इसकी प्राइस 499 है, अभी ऑफर में 399 में दोस्तों ये आ रहा है, तो आप इसे ज्वाइन है वो कर सकते हैं। हम बेहतरीन तैयारी करवाएंगे डेमो के रूप में। आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में 7-8 जो वीडियो लिंक है वो आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसका जवाब। गजन पिन किन को आपस में जोड़ती है? पिस्टन को फ्लाईव्हील को, पिस्टन को कैमशाफ्ट को, पिस्टन और गजन पिन को, पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था ये पिस्टन होता है, यहाँ पर आपके आई होल होता है, यहाँ से आपकी कनेक्टिंग रोड होती है और यहाँ क्रैंकशाफ्ट होती है। ये तो होगी क्रैंकशाफ्ट, क्रैंक, और ये हो गया आपकी सी यानी कनेक्टिंग रोड, ये हो गया पिस्टन। तो अब आप सोच सकते हैं किसको जोड़ती है? पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को। पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को ये गजन पिन, ये गजन पिन दोस्तों ये है जहां ये आई होल में लगाई जाती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसका सही जवाब क्या होगा? पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को। प्रश्न संख्या 7 भी हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। नीचे दी गई धाराओं में से कौन सी धारा 2019 में हुए मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन से पहले से मौजूद थी? दोस्तों ये बताना है आपको। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर मिलता है आपके सामने। धारा 199 किशोरों द्वारा अपराध, धारा 194 ई एम्बुलेंस को रास्ता न देना, धारा 194 ए यात्रियों की ओवरलोडिंग, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये पूछा है कि भी ये धाराएं इनमें से कौन सी धारा को पहले से मौजूद थी, ये आपको बताना है, यानी कि नई नहीं जोड़ी गई है। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो 2019 में है वो कौन कौन सी धाराएं यहाँ पर जोड़ी गई है। मैं जल्दी यहाँ पर आपके सामने रिपीट करूँगा। धारा 177 ए जोड़ी गई थी, जिसमें एक धारा 118 के तहत कौन कौन सी, दोस्तों मैं आपको रिपीट करता हूं। धारा 177 ए जोड़ी गई थी धारा 118 के उल्लंघन पर, 118 के तहत जो आपके नियम होते हैं उनका उल्लंघन करने पर। धारा 182 जोड़ी गई थी, सॉरी दोस्तों यहाँ पर धारा 182 बी है, धारा 182 बी जोड़ी गई थी ओवरसाइज व्हीकल के लिए, यानी कि वाहन में आप अधिक मतलब कि माल ढोते हैं, इसके लिए दोस्तों 5 से 10 हज़ार तक का जुर्माने का भी प्रावधान है यहाँ पर किया गया था। धारा 192 में आपके बी जोड़ी गई थी, यानी कि वाहन के पंजीकरण का गलत उपयोग करते हैं तो यहाँ पर आपको मतलब जुर्माने का प्रावधान किया गया था। कौन कौन सा? एक तो 33% वाला और एक दोस्तों 5 गुना। ये दो आपको याद रखने हैं, जिसमें मिथ्या, गलत उपयोग, तोड़ मरोड़ कर पंजीकरण का उपयोग करते हैं, इस प्रकार की चीजें शामिल थी। और यहां पर सबसे ज्यादा जो धारा 194 ए है ये जोड़ी गई थी, धारा 194 ए यात्रियों की ओवरलोडिंग, यात्री। धारा 194 बी दोस्तों यहां पर सीट बेल्ट का था, सीट बेल्ट। ठीक है, धारा 194 सी की बात करता हूं मैं, सी दोपहिया जो मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल पर ओवरलोडिंग की बात करते हैं तो यहां पर धारा 194 डी सी लगती है। धारा 194 डी हेलमेट की बात करता है, हेलमेट की बात करते हैं, हेलमेट का उल्लंघन है दोस्तों धारा 129 में किया गया है, लेकिन उल्लंघन करने पर धारा 194 डी के तहत दोस्तों आपको यहां पर जुर्माना है वो देना पड़ता है। ठीक है, तो इसके अलावा यहां पर आपकी धारा 194 ई है एम्बुलेंस को जो मतलब रास्ता न देना। 194 एफ है दोस्तों निषेध क्षेत्रों में हॉर्न का उपयोग करना। धारा 198 ए सड़क से संबंधित है। 199 क किशोरों से संबंधित है दोस्तों। एक तो होती है धारा 199, एक होती है धारा 199
क, तो दोस्तों क कह दो चाहे ए कह दो, ये दोस्तों किशोरों से संबंधित है। किशोर अपराध करते हैं तो दोस्तों ये धारा नई जोड़ी गई थी। कौन सी धारा? 199 क नई जोड़ी गई थी। यही प्रश्न में सवाल था। धारा 199 किशोरों द्वारा अपराध, ये धारा 199 नहीं है, ये धारा 199 ए है या क, दोनों में से कुछ भी हम यहां पर आपको बता सकते हैं। तो अब आपका एक सवाल होगा कि भी अगर धारा 199 क, धारा 199 ए अगर किशोरों से संबंधित है तो दोस्तों धारा 199 किससे संबंधित है? तो दोस्तों धारा 199 इसका संबंध है आपके कंपनियां जो होती है गाड़ियों को बनाने वाली, ये कंपनियां अगर कोई अपराध करती है या जिस मानक से गाड़ियां बनानी चाहिए उस मानक से नहीं बनाती है या गलत सामान का उपयोग करती है, तो दोस्तों कंपनियों के द्वारा किए जाने वाले अपराध इसमें रखे गए हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट हुआ। प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं दोस्तों। तो यहां पर प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों कि भाई पीछे का दृश्य देखने के लिए मोटर गाड़ी चालन खालिस्तान शीशे का उपयोग करते हैं, यानी कि रियर व्यू मिरर जिसे हम कहते हैं, रियर व्यू मिरर की बात यहां पर हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर है सादा, गोलाकार, अवतल, उत्तल। तो दोस्तों यहां पर आपका कमेंट सेक्शन में सही जवाब है आ जाना चाहिए। मैं आपको यहां पर इसके बारे में भी डेफिनेशन बताने का प्रयास है वो करूंगा। तो अपना सही जवाब वो बताएं, सभी स्टूडेंट्स बताएं दोस्तों, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेवें। अगर आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे तभी दोस्तों काम बनेगा, तभी आप है वो अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पीछे का दृश्य की बात हो रही है, रियर दोस्तों जो यहाँ पर आपका दर्पण है उसकी बात हो रही है। चाहे दोस्तों यहाँ पर पीछे शब्द आ जाए, चाहे रियर आ जाए या आपका साइड आ जाए, इन सभी में दोस्तों एक ही दर्पण होता है, वो होता है दोस्तों उत्तल दर्पण। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। अब इस उत्तल दर्पण के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। इस उत्तल दर्पण को किन अन्य नामों से जाना जाता है? इस उत्तल दर्पण को दोस्तों सबसे पहले तो आप कह सकते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कह सकते हैं, अंग्रेजी का नाम है। आप इंग्लिश वाला जरूर देखें। और दूसरी भाषा में इसको मैं बात करूं तो इसे बहिर्गोल भी कहा जा सकता है, बहिर्गोल इसको कहा जा सकता है। इसे मध्योन्नत कहा जा सकता है, मध्योन्नत। इसके ये इतने नाम है। इसरो ड्राइवर भर्ती हुई थी, इसमें ये शब्द आए थे। तो आपको इन शब्दों के खेल में नहीं फंसना है। उत्तल, कॉन्वेक्स, बहिर्गोल, मध्योन्नत, ये 4 शब्द तो हो गए उत्तल के। और ये कहां पर प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों? ये एक तो रियर व्यू मिरर में, एक साइड मिरर में, यानी कि आपके दोनों में ये काम में आते हैं। दर्पण जो भी होगा, दर्पण में दोस्तों किस क्या काम आएगा? उत्तल दर्पण काम आएगा। और यहां पर बात करें हेडलाइट की दोस्तों, हेडलाइट, हेडलाइट दोस्तों यहां पर हेडलाइट में अवतल दर्पण काम आता है। कौन सा दर्पण काम में आता है दोस्तों? अवतल दर्पण काम में लेते हैं। इसको अंग्रेजी में दोस्तों यहां पर कॉनकेव कहा जाता है, कॉनकेव। ये स्पेलिंग आपको याद रखनी है। साथ ही दोस्तों इसे दूसरे शब्दों में बात करूं तो इसे अंतर्गोल के नाम से जाना जाता है, अंतर्गोल। अब आपको याद कैसे रखना है? इसमें भी ए आ रहा है और इसमें भी ए आ रहा है। आप इस प्रकार से इसको याद है वो रखने का प्रयास करेंगे, यानी दोनों में ए आ रहा है, अवतल, अंतर्गोल। उसमें ऊ है और इसमें ए, तो दोनों की शक्ल मिल रही है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, सुरक्षित ड्राइविंग में टायर एवं टारमैक नियम के अनुसार, मतलब कि कौन सा कथन सही है ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है, वाहन को दूसरे वाहन के पीछे रोकना हो तो दोनों वाहनों के बीच 10 से 11 फीट की दूरी हो। जब वाहन को दूसरे वाहन के पीछे रोकना हो तो दोनों वाहनों के बीच 4 से 5 फीट की दूरी हो। जब वाहन को दूसरे वाहन के पीछे रोकना हो तो दोनों वाहनों के बीच में 8 से 10 फीट की दूरी हो। जब वाहन को दूसरे वाहनों के पीछे रोकना हो तो दोनों वाहनों के बीच में 1 से 2 फुट की दूरी हो। अब दोस्तों यहाँ पर जैसा कि नाम देखा आपने, टायर और टारमैक नियम, इस नाम को देखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसकी दूरी कितनी होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर 4 से 5 फीट की दूरी है, इसमें दोस्तों होती है। किसमें? टायर और टारमैक में। अब ये टायर और टारमैक क्या है और ये पार्किंग का नियम है या क्या है, इसके बारे में बता देता हूँ। जो कंप्लीट जो हमारा सिलेबस है इसकी दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग शायद 22वीं क्लास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, आप देख सकते हैं। अब ये टायर और टारमैक नियम है, टायर व टारमैक नियम, ये दोस्तों क्या होता है मैं अभी आपको बताने का प्रयास करूंगा। माना कि एक गाड़ी ये है, एक गाड़ी ये है, तो ये दोनों की गाड़ी के बीच में जो दूरी है दोस्तों 4 से 5 फीट के बीच में होनी चाहिए। ये दोस्तों टायर टारमैक नियम है, क्योंकि यहाँ पर जो ड्राइवर बैठा है इस ड्राइवर के जो पहिए हैं, इस गाड़ी के पहिए हैं वो नज़र आने चाहिए, और इन पहियों के नीचे जो आपकी सड़क है वो सड़क भी इस ड्राइवर को नज़र आनी चाहिए। इतनी दूरी यहाँ पर होनी चाहिए, इसीलिए दोस्तों इसका नाम भी है टायर और टारमैक पड़ा है। टायर यानी कि टायर दिखने चाहिए, टारमैक यानी
दोस्तों टायरों के बीच में जो सड़क है वो भी दिखनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर इसका नाम भी कैसा रखा गया है, टायर और टारमैक नियम रखा गया है। अब दोस्तों ये तो हो गई बात एक पार्किंग की, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर बताया कि एक गाड़ी यहाँ है और दूसरी गाड़ी यहाँ पर है। इसकी दूरी कितनी हो गई दोस्तों, 4 से 5 फीट हो गई। दोस्तों इसको हम श्रेणी पार्किंग भी कह सकते हैं, श्रेणी पार्किंग भी कह सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, एक कंडीशन आती है आपके, एक गाड़ी ये है, दूसरी गाड़ी ये है। तो इस कंडीशन में दोस्तों जो दोनों गाड़ियों के बीच में जो दूरी है दोस्तों ये कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपकी होनी चाहिए कम से कम 3 फीट की दूरी होनी चाहिए, और इसे दोस्तों समांतर पार्किंग के नाम से जाना जाता है। समांतर पार्किंग या पैरेलल पार्किंग के नाम से भी इसे हम कह सकते हैं, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल को हिंदी में समांतर कहते हैं, समांतर को इंग्लिश में पैरेलल कहते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि श्रेणी पार्किंग का पूछ ले तो दोस्तों 4 से 5 फीट, समांतर पार्किंग का पूछ ले तो दोस्तों यहाँ पर आपका 3 फीट दूरी होगा, और इस श्रेणी पार्किंग को दोस्तों टायर व टारमैक नियम है वो कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न आपको मतलब ध्यान में आ गया होगा, अब कोई भी कंफ्यूज आपको नहीं होगी। प्रश्न संख्या 10, LMV लाइसेंस हेतु शैक्षिक योग्यता क्या होती है। LMV लाइसेंस हेतु 8वीं पास, शैक्षिक योग्यता की जरूरत नहीं है, साक्षर होना चाहिए, साक्षर हो, साथ ही सड़क नियम और संकेतों की जानकारी हो। दोस्तों इसका सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन में एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं, लेकिन आपको उनमें से सबसे अच्छा सवाल है, अच्छा जवाब है वो आपको देना होता है। जो सबसे अच्छा, सबसे मजबूत जवाब होता है उसको आपको देना होता है। अब मैं आपको बता देता हूं, ज़्यादा टाइम आपका मैं यहाँ पर नहीं लूँगा। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, बात चाहे LMV की हो चाहे HMV की हो, आपकी यहाँ पर शैक्षिक योग्यता है, इसको दोस्तों पूर्ण रूप से हटा दिया गया है, और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा साक्षर हो, साथ ही सड़क नियम और संकेतों की जानकारी हो। अगर ऑप्शन नंबर D नहीं होता तो आपके ऑप्शन नंबर C सही होता। अगर D और C दोनों नहीं होते तो शैक्षिक योग्यता की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर B सही होता। तो आपको ये तीनों ऑप्शन याद रखने हैं। ठीक है, तो अब मैं इस नियम के बारे में बताता हूँ। MVA 1988 की मैं बात कर रहा हूं। इसमें आपको, अब आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि इसका उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है। शैक्षिक योग्यता का उल्लेख है वो मोटर व्हीकल एक्ट की कौन सी धारा में किया गया है, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर आपकी जो धारा 9 है, धारा 9 में शैक्षिक योग्यता का उल्लेख किया गया है। अब वहां पर क्या लिखा गया है, वहां पर यह लिखा गया है कि वहां पर यह लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहेगी, जितनी शैक्षिक योग्यता यहां पर निर्धारित करेगी उतनी शैक्षिक योग्यता ड्राइवर की होनी चाहिए। लेकिन जो दोस्तों 2019 में अमेंडमेंट हुआ है, इसमें उन शब्दों को हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। केवल उसमें यह लिखा गया है कि भी कोई व्यक्ति है ऐसा होना चाहिए जो कि रोड की नियम है, संकेत है, उनको दोस्तों यहां पर सीख सके, पढ़ सके। रोड के जो रूल है, जो रोड के रूल है और रेगुलेशन है, इनको दोस्तों पहचान सके, और जो साइन है दोस्तों यहाँ पर साइन की पहचान कर सके, कौन से साइन का क्या मतलब है, इतना बस आना चाहिए। यानी इतनी समझ एक ड्राइवर को होगी तो दोस्तों वह किसी भी लाइसेंस को है वो बनवा सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये धारा आपकी 9 में अमेंडमेंट हुआ है, शैक्षिक योग्यता का जो संशोधन है वो धारा 9 में किया गया है। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो दोस्तों आज के यहाँ पर 10% कंप्लीट हुए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। दोस्तों फिर से मैं बता देता हूं, अगर आप ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, डीपी ड्राइवर की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट कॉम्बो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों कंप्लीट कॉम्बो कोर्स है, आपको इस चित्र के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो आपका जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट कॉम्बो कोर्स, दोस्तों इसमें 100 पेपर मिलेंगे, 2000 प्लस MCQ मिलेंगे, 2000 नहीं 4000 दोस्तों कम लिखे हैं हम यहाँ पर, जो जिसने ये पेम्पलेट बनाया इसने कम लिख दिए हैं। ठीक है, 4000 मिलेंगे। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, डेली प्रैक्टिस सेट, यहाँ पर शॉर्ट प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर साथ ही दोस्तों कंप्लीट वीडियो क्लास मिल जाएगी, क्लास वाइज PDF आपको मिल जाएगी। ये दोस्तों एक प्रकार का आपको कंप्लीट कॉम्बो कोर्स है। ऑल बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जितनी बुक्स हमारी है वो सारी बुक्स आपको यहाँ पर है। यहाँ पर बुक का चित्र भी बनाया गया है। तो ये सारी की सारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। दोस्तों ऑफर क्या है, आप ऑफर देख सकते हैं। यहाँ पर ऑफर दोस्तों 499 का है, लेकिन आपको ये दोस्तों 399 में मिल रहा है। तो तुरंत जाइए, गारंटेड बैच है, आप यहाँ से पढ़ लिए तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बेस्ट प्राइस है, वो 100% बेस्ट प्राइस के साथ में गारंटेड बैच है। और दोस्तों यहाँ पर हम ये गारंटी देते हैं कि यहाँ से बाहर कुछ नहीं। सीखना है तो स्टडी एट होम, अगर ड्राइवर बनना है वो भी सरकारी, तो स्टडी एट होम के बगैर आप नहीं बन पाएंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आपको मैं बार बार नहीं कहूँगा दोस्तों, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। आप यहाँ पर मैं एक ही बात बताना चाहूँगा कि आपने अगर यहाँ ध्यान से पढ़ लिया
तो फिर कहीं भी जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद। हेल्पलाइन नंबर आपको मैं बता देता हूँ। नंबर हमारे हैं 8764188848। दोस्तों ये नहीं है, आपको इसको जीरो करना। 8764188848। दोबारा से बता देता हूँ मैं दोस्तों, 87, यहाँ पर दिख नहीं रहा, ये तो मतलब कि पेन ही कुछ ऐसा हो गया है। 8764188848, ये मोबाइल नंबर है। इन पे संपर्क करके किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। कोई भी डाउट आपको होता है तो आप जानकारी ले सकते हैं। कंप्लीट कॉम्बो कोर्स है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी समय है, अभी भी आपके पास में 3 महीने का लगभग टाइम बचा हुआ है, तो बेस्ट तैयारी करके, क्योंकि आपका जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है इसमें 50 नंबर का दोस्तों यहाँ पर आपका ड्राइविंग का पोर्शन आने वाला है। सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं, तो आपकी बेहतरीन तैयारी का हम वादा करते हैं। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।